नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो सोशल मीडिया की सबसे असरदार शख्सियत बनकर उभरे हैं। खासकर जब जब देश के लोगों से उन्होंने अपने मन की बात की, तब तक गूगल पर उनकी लोकप्रियता बढ़ती दिखी। पिछले 3 महीनों से लोग अपने प्रधानमंत्री मोदी को रेडियो पर मिस कर रहे थे। लंबे अरसे बाद आज फिर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की। रेडियो पर लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी बातें की और बातें करते करते भावुक भी हो गए। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से एक बार आप सबके बीच मन की बात, जन की बात, जन जन की बात, जन मन की बात, इसका हम सिलसिला प्रारंभ कर रहे हैं। चुनाव की आपाधापी में व्यस्तता तो बहुत थी, लेकिन मन की बात का जो मजा है वो गायब था। जितने बेचैन थे देश के प्रधान, उतना ही व्यग्र था समग्र हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनने के लिए अधीर हुआ जा रहा था समूचा देश। कितनी शिद्दत से 130 करोड़ हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुनने के लिए 96 दिनों तक इंतजार में बैठे थे, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्रचंड लहर में सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर सत्तासीन होने वाले विश्वास नायक मोदी जब रेडियो पर देश से रूबरू होते हैं तो उनकी लोकप्रियता का पैमाना किस ऊंचाई को छूता है, ये जब आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। हम आपको सब कुछ बताएंगे, मगर उससे पहले सुनिए खुद प्रधानमंत्री मोदी के इन 3 महीनों का एक एक पल कैसे बीता। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से एक बार आप सबके बीच मन की बात, जन की बात, जन जन की बात, जन मन की बात, इसका हम सिलसिला प्रारंभ कर रहे हैं। चुनाव की आपाधापी में व्यस्तता तो बहुत थी, लेकिन मन की बात का जो मजा है वो गायब था। बीच का कालखंड गया होगा, कैसा गया होगा। रविवार, आखिरी रविवार 11 बजे मुझे भी लगता था कि अरे कुछ छूट गया। आपको भी लगता था ना? जरूर लगता होगा। शायद ये कोई निर्जीव कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में एक जीवंतता थी, अपनापन था, मन का लगाव था, दिलों का जुड़ाव था। और इसके कारण बीच का जो समय गया वो समय बहुत कठिन लगा मुझे। मैं हर पल कुछ मिस कर रहा था। और जब मैं मन की बात करता हूं तब बोलता भले मैं हूं, शब्द शायद मेरे हैं, आवाज मेरी है, लेकिन कथा आपकी है, पुरुषार्थ आपका है, पराक्रम आपका है। मैं तो सिर्फ मेरे शब्द, मेरी वाणी का उपयोग करता था। और इसके कारण मैं इस कार्यक्रम को नहीं, आपको मिस कर रहा था। एक खालीपन महसूस कर रहा था। एक बार तो मन कर गया था कि चुनाव समाप्त होते ही तुरंत ही आपके बीच चला आऊं, लेकिन फिर लगा नहीं, वो संडे वाला क्रम बना रहना चाहिए। लेकिन इस संडे ने बहुत इंतजार करवाया। खैर, आखिर मौका मिल ही गया है। लोकतंत्र के महासमर में जबरदस्त जीत हासिल करके विजय पताका फहराने वाले प्रधानमंत्री मोदी फिर अपनों के बीच बैठे थे मन की बात साझा करने के लिए। पूरा देश कान लगाए उन्हें सुन रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र प्रेमचंद का किया और फिर हामिद के बहाने बड़ी बात कह दी। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज का जो यथार्थ चित्रण किया है, पढ़ते समय उसकी छवि आपके मन में बनने लगती है। उनकी लिखी एक एक बात जीवंत हो उठती है। सहज सरल भाषा में मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली उनकी कहानियां मेरे मन को भी छू गई। उनकी कहानियों में समूचे भारत का मनोभाव समाहित है। जब मैं उनकी लिखी नशा नाम की कहानी पढ़ रहा था तो मेरा मन अपने आप ही समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं पर चला गया। मुझे अपनी युवावस्था के दिन याद आ गए कि कैसे इस विषय पर रात रात भर बहस होती थी। दूसरी कहानी जिसने मेरे दिल को अंदर तक छू लिया वह थी ईदगाह। एक बालक की संवेदनशीलता, उसका अपनी दादी के लिए विशुद्ध प्रेम, उतनी छोटी उम्र में इतना परिपक्व भाव। 4-5 साल का हामिद जब मेले से चिमटा लेकर अपनी दादी के पास पहुंचता है तो सच मायने में मानवीय संवेदना अपने चरम पर पहुंच जाती है। इस कहानी की आखिरी पंक्ति बहुत ही भावुक करने वाली है, क्योंकि उसमें जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया आमीना बालिका आमीना बन गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के मन की यही बात सुनने के लिए लोग इंतजार में बैठे रहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी के शब्द रेडियो पर गूंजते हैं, उसका असर बहुत दूर तक होता है।
आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि टीचर्स डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, इसे 2500 गुना ज्यादा लोगों ने गूगल पर सर्च किया। जब भी प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की तो ये मीटर 2500 से बढ़कर 5000 तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, जिस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं, उसके अगले हफ्ते भी सामान्य से 4 गुना ज्यादा लोग उन्हें गूगल पर सर्च करते हैं। एक अखबार की माने तो IIT और IIM के 3 बड़े संस्थानों के दिग्गज प्रोफेसरों ने यह आंकड़ा जुटाया है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात पर की गई इस रिसर्च के मुताबिक मोदी ऑनलाइन सबसे असरदार शख्सियत है। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम में सबसे ज्यादा भारत, देश और लोग शब्दों का जिक्र करते हैं। मन की बात कार्यक्रम में सामाजिक जागरूकता, सरकारी योजनाएं और बड़ी बड़ी हस्तियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा बातें की हैं। इतना ही नहीं, इन मुद्दों को सबसे ज्यादा उस दौरान गूगल पर भी सर्च किया गया। मन की बात कार्यक्रम के अगले 4 हफ्ते तक इसे गूगल पर लोग खोजते रहे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब लोगों से मन की बात करते हैं तो सामाजिक सरोकार का जिक्र करते हैं। फिर उन्होंने कहानियां सुनाते सुनाते पानी बचाने के लिए जन आंदोलन की बात भी कही। देश भर में ऐसे कई सरपंच हैं जिन्होंने जल संरक्षण का बेड़ा उठा लिया है। एक प्रकार से पूरे गांव का ही वो अवसर बन गया है। ऐसा लग रहा है कि गांव के लोग अब अपने गांव में जैसे जल मंदिर बनाने के स्पर्धा में जुट गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, सामूहिक प्रयास से बड़े सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पूरे देश में जल संकट से निपटने का कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता है। इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है और वह है पानी बचाना, जल संरक्षण। पंजाब में ड्रेनेज लाइंस को ठीक किया जा रहा है। इस प्रयास से वाटर लॉगिंग की समस्या से छुटकारा मिल रहा है। तेलंगाना के थिमाईपल्ली में टैंक के निर्माण से गांवों के लोगों की जिंदगी बदल रही है। राजस्थान के कबीरधाम में खेतों में बनाए गए छोटे तालाबों से एक बड़ा बदलाव आया है। मैं तमिलनाडु के वेल्लोर में एक सामूहिक प्रयास के बारे में पढ़ रहा था, जहां नाग नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 20,000 महिलाएं एक साथ आई। अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से जल संरक्षण के लिए इनोवेटिव कैंपेन्स का नेतृत्व करने का आग्रह करता हूं। हर कोई अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करे, समाज को जगाएं, समाज को जोड़ें, समाज के साथ जुटें। आप देखिए, अपनी आंखों के सामने हम परिवर्तन देख पाएंगे। पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी 50 बार से ज्यादा लोगों के साथ मन की बात साझा कर चुके हैं। हर मुद्दे, हर समस्या, हर कामयाबी, हर चुनौती देश को बता चुके हैं। नई सरकार बनने के बाद पहली बार जब वो मन की बात कर रहे थे तो गूगल मीटर सबसे ऊपर एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा था। और अब बात बल्ला मार विधायक की। आज विधायक जी जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन हेकड़ी नहीं गई। साफ कह दिया कि किए पर कोई अफसोस नहीं है, बस दुआ करो कि दोबारा बल्लेबाजी ना करनी पड़े। देखिए, जनता की सेवा हम लोग तन मन धन से करते हैं। अपना एक एक पल, एक एक घंटा लिए लगे इसका प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। यकीन मानिए, ऐसी तन्मयता, ऐसी लगन से किसी विधायक ने जनता की सेवा नहीं की होगी। जिस तन मन धन और बल से आपने जनता जनार्दन की सेवा की, पूरा देश गदगद हो गया। आपके सेवा भाव की अद्भुत तस्वीरें दिन और रात भर टीवी चैनलों पर देखी गई। मगर इस जन सेवा में आप ये भूल गए कि आपके बल्ले से बड़ा भी कानून का डंडा है। जो पड़ता है तो बड़े बड़ों की हेकड़ी निकल जाती है। उसी की वजह से आपको आपके सेवा भाव का प्रसाद मिला और आपको इतने बड़े घर में रात गुजारनी पड़ी। कैलाश जी का बल्ला वाला लल्ला विधायक जब कहता है कि जनता की सेवा हम आगे भी करते रहेंगे, तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है। फिर से कई सवाल जहन में घूमने और मंडराने लगे
कि अगर इसी तरह से जनता के सेवक जन सेवा करते रहेंगे तो देश का क्या होगा। ये तस्वीर भी विधायक जी के जन सेवकों की है, जो शायद उनकी तरह ही जन सेवा में लगे रहते हैं। आकाश भैया के जेल से निकलने की खबर आई तो खुशी का ठिकाना न रहा। जमकर गोलीबारी हुई और कानून तो ठेंगे पर है ही। सरेआम सड़क पर आकाश विजयवर्गीय के समर्थक गोलियां चलाते रहे। उधर विधायक जी की जेल से छूटने की खुशी में इंदौर पुलिस भी लड्डू खाती रही। इसीलिए इन तस्वीरों को देखिए, चिंतन और मंथन कीजिए। ये उसी विधायक का विजय जुलूस है जिसने एक सरकारी कर्मचारी को बल्ले से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और अभी जेल से छूट कर आए हैं और पूरा जो कार्यक्रम होगा हुजूम में। ये उसी बैटमार विधायक की ताकत का साक्षात प्रदर्शन है। और अभी जेल से छूट कर आए हैं और एक वेतनभोगी मिडिल क्लास सरकारी अफसर पर बल्लेबाजी करने वाला विलक्षण प्रतिभा का धनी विधायक बेटा घर लौटा था तो मां भी लाडले के अदम्य साहस पर वारी जा रही थी। हो भी क्यों ना, एक निरीह सरकारी अफसर को उसकी औकात दिखा दी थी। लिहाजा नाते रिश्तेदार से लेकर सब इस जश्न का भागीदार बनना चाह रहे थे। कोई माला पहना रहा है तो कोई गोदी में उठा रहा है, कोई लड्डू खिला रहा है तो कोई सेल्फी खिंचवाने के लिए बेताब है। मां ने भी चंदन लगाकर बेटे को घर वापस आने की बधाई दी। इंदौर की जनता भी गदगद है। आकाश भैया को उनके इस कारनामे पर सलामी दी जा रही है। पूरे शहर में आकाश जी सैल्यूट के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं तो समर्थक दो कदम और आगे हैं। कह रहे हैं कि अभी तो ये कुछ नहीं है, जनप्रतिनिधि की बात नहीं मानी तो आगे और भी कुछ हो सकता है। कि अगर अधिकारी जी चुने हुए जनप्रतिनिधि का जी सुनेगा नहीं जी अपमान करेगा, हाँ। महिलाओं के साथ बदतमीजी करेगा, हाँ। तो ये संघर्ष कहाँ तक जाएगा, ये इससे भी ज्यादा कुछ नहीं। अगर नहीं सुनता है तो सवाल ये तो ये तो क्या मारपीट जायज है? जनप्रतिनिधि गलत काम बोले मत करो। थाने जा सकते थे, कोर्ट गए जा सकते थे, उसके बाद भी गए तो अगर नहीं, उसके बाद कोई तो इस कंप्लेंट तरीके से नहीं तो गोपी जी, इस तरीके से तो कानून कोई भी हाथ में ले लेगा। कानून अपना काम करेगा ना, हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन सवाल ये है कि जायज बात नहीं सुनी जाए, अधिकारी कांग्रेस के कहने में काम करे, तो ये प्रजातंत्र में ठीक नहीं। तो प्रजातंत्र में मारपीट ठीक है आपके साथ? प्रजातंत्र में संघर्ष ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम उसको कर रहे हैं। उधर विधायक जी को भी इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही। कारनामे पर कोई अफसोस नहीं है। कह रहे हैं कि सब कांग्रेस की साजिश है और जो कुछ किया सोच समझ कर किया। कई समय से इस प्रकार का एक माहौल बन रहा था, जनप्रतिनिधि को नेग्लेक्ट किया जा रहा था। कई बार मैंने निवेदन किया था कि इस प्रकार के अराजकता फैला सकते हैं ऐसे जो कार्य हैं वो जनप्रतिनिधि को समन्वय बना करके किया जाए, ताकि जनता से हम लोग भी बात कर सकें, उनको समझा सकें। कभी कभी एकदम से जैसे हम लोग बैठक में रहते थे और अचानक आ जाया करते थे लोग कि भैया हमारा घर टूट रहा है, अब हम बड़े असमंजस में हो जाते थे। तो कई बार निवेदन किया था नगर निगम से कि जनप्रतिनिधि को साथ में लेकर जो भी काम करना है करें। कहना था ये इनर पॉलिटिक्स है आपकी, नगर निगम भी आपका है और इसके बाद ये आपस की आपकी लड़ाई थी जो इस तरीके से सड़कों पर आ गई? नहीं, आपस की बिल्कुल लड़ाई नहीं थी। जब से कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस के इशारों पे नगर निगम के अधिकारी काम कर रहे हैं। आक्रोश था या आपकी ऐसी गलती हुई आपसे? जनप्रतिनिधि ने चुने हुए जनता के नुमाइंदे इस तरीके से अगर मारपीट करते दिखाई देते हैं? आक्रोश क्षणिक आक्रोश नहीं था, हमने सोच समझकर होशो आवास में पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। आइंदा भी आकाश से क्या उम्मीद करें कि पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन रहेगा कि आवेदन, निवेदन और दनादन ही चलेगा? नहीं, हमारा हमेशा से प्रयास रहा है गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने का। पर बल्ला तो गांधी जी के पास ही एक लाठी लेके चलते थे वो तो। आगे भी प्रयास 100% प्रयास रहेगा, पूरी ताकत से प्रयास करेंगे कि गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चले। मैं भी आपको अफसोस है कि शायद करता हूँ कि ऐसा अवसर दोबारा ना दे।
जिसकी बल्लेबाजी करना पड़े ऐसा अवसर दोबारा चलिए, ना आपको आए, लगता है मैं ईश्वर कि- से प्रार्थना करता हूँ। अफसोस है, मतलब आपको लगता है ऐसा? अफसोस बिल्कुल नहीं है जी। मगर ऐसे अवसर ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। सवाल तो ये है कि आप गांधी जी को मानते हैं लेकिन हिंसा पर क्यों उतर आए? इसका जवाब विधायक जी के पास नहीं है। सवालों में उलझे तो मन की बात सुनने लगी। क्या कहा जरा सुनिए। हाँ, मन की बात हम हमेशा सुनते आए हैं जी। और इससे बहुत हफ्ते की क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उसकी दिशा हमें मिलती है। और मैं तो हर पल अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस वक्त राजनीति में हूँ जब देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है, क्योंकि हर पल उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर पल एक उत्साह हमारे अंदर आता है उनको देखकर। पर नरेंद्र मोदी जी ने एमपी और एमएलए जितने हैं उनसे आह्वान किया था जनता के साथ किस तरीके से सौम्य व्यवहार रखना है, लेकिन आपका व्यवहार लगता है उन्हें बैकफुट पे ला गया है बीजेपी को या मोदी से? नहीं, हमारा व्यवहार तो सौम्य ही है जनता के प्रति और जनता के लिए हम हमेशा से लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलें। विधायक जी गांधी जी को मानते हैं, प्रधानमंत्री के आदर्शों पर चलते हैं, लेकिन कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है विधायक जी के कारनामे सब बता रहे हैं। उधर नगर निगम ने भी साफ कर दिया है कि विधायक जो भी करें, मकान जर्जर है, कानूनी कार्रवाई तो होगी। उस मकान में 4 परिवार रहते थे, 4 में से 3 तो पूरी तरीके से छोड़ के उसको जा चुके हैं। उनको समझ में आ गया है कि बिल्डिंग जर्जर है, इसमें रहना ठीक नहीं है। एक जो फैमिली बची है उसमें से भी कुछ लोग चले गए हैं और जो बाकी की फैमिली हम लोग उनको भी समझाएंगे बुझाएंगे। मुझे लगता है कि उनके द्वारा बात हमारी मानी जाएगी, इस प्रकार की कोई भी स्थिति वहाँ पर उत्पन्न नहीं होगी। पहले आज आपको गिरवाना था बिल्डिंग, लेकिन आज रिहाई हुई है, तो कहीं दबाव तो नहीं है कि अब मंगल से भी आगे बढ़ जाए? देखिए, बिल्कुल इसमें दबाव की बात नहीं है और पब्लिक की सुरक्षा के साथ में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आगे भी बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये डेट जो है हमने पुलिस और प्रशासन के साथ में कंसल्टेशन करके फाइनल करी है, तो उनका भी पूरा सपोर्ट रहेगा। और न केवल ये बिल्डिंग बल्कि बाकी के जो बचे हुए 15 हमारे जर्जर भवन है उनको भी हम लोग गिराने करवाए अगले 8-10 दिन। विधायक जी अपनी जिद पर अड़े हैं। नगर निगम जनता की जिंदगी का हवाला दे रहा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जो मकान बुरी तरह जर्जर है, 4 रहने वालों में से 3 घर छोड़ चुके हैं। बारिश का मौसम है, ऐसे में अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? इस सवाल का जवाब क्या विधायक जी देंगे? 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी आजादी दिलाना चाहते हैं, लेकिन देवबंद में प्रधानमंत्री के इन सपनों में कैसे छेद किया जा रहा है? कैसे देवबंद से निकले फतवों ने मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी और दर्दनाक बना दी है? 3 तलाक की 3 कहानियां आज जब आप डायरेक्ट सहारनपुर से सुनेंगे तो दर्द का पैमाना देखकर सिहर जाएंगे। बहुत एक इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसलिए ये संप्रदाय का आस्था का मसला नहीं है। अगर वो होता तो दुनिया के सभी देशों में ट्रिपल तलाक चलता होता, लेकिन दुनिया इवन पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक पर रोक है, कानूनन रोक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की बेड़ियों से आजादी दिलाने की है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने का जो सपना प्रधानमंत्री देखते हैं, उन हसरतों, उन रास्तों में कितनी अड़चने हैं, ये आप तब समझेंगे जब देवबंद की इन मजलूमों को देखेंगे। वही देवबंद जो इस्लामी तालीम का सबसे बड़ा मरकज है। मैं इतने गरीब घर की, मेरा माँ बाप किस तरह काम से हट कर आके देंगे, इतने पैसे मांग रहे और कल मुझे छुड़वा दी, मुझे 3 तलाक दिलवा दी। उम्र मेरी 50 साल की होगी जी। कहता है औरत कहता है कि इद्दत कर ले, मैंने तलाक दे दी और कागज में लिखवा दिया। हलाला तो कराना चाहते हैं तो देवर से ही कराना चाहते हैं, वो इंटेंशन उनकी सही नहीं थी। दारुल उलूम कहते हैं कि हो गई।
जिस 3 तलाक की बेड़ियां काटने के लिए देश की संसद बेचैन है, उसका मकड़जाल देवबंद से निकले फतवों के जरिए कैसे मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी तबाह कर रहा है, इसकी कहानी आज नाजिया, राबिया और खुर्शीदा दुनिया को सुनाएंगी। अपनी किस्मत पर आंसू बहाती ये सहारनपुर की नाजिया हैं। नाजिया की जिंदगी 3 लफ्जों ने तबाह कर दी। 26 जून को ही नाजिया को उसके शौहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया। मेरी शादी को 4 साल हो गए। मेरे शोहर भी मुझे मारते हैं, ससुराल वाले सब मारते हैं, मेरे जेठ देवर ससुर नंद जिठानी सब, जो मेरे शोहर की खालू हैं वो भी आके मार के सुना के जावे दुनिया भर की कि तुझे छुड़वा देंगे, तुझे छुड़वा देंगे। और उन्होंने मुझे इस कदर मारी दुनिया भर की। मुझे 3 महीने पहले भी अपने घर बैठा दी थी कि अपने घर जा, बाइक लेके आ, ये वाला बाइक जो तुमने दे रखी है तेरा ससुर चलाएगा, अपनी बड़ी बाइक लेके आ, वो तेरा शोहर चलाएगा। और 5-10 लाख रुपए लेके आई। ये जो इसका काम सेट होगा, इसका काम नहीं आई, नौकरी करी, हम कहाँ से करा के देंगे, तेरे माँ बाप ही करा के देंगे इसका काम सेट। मेरे माँ बाप, हमें इतने गरीब घर कि मेरे माँ बाप किस तरह काम सेट करा के देंगे। इतने पैसे मांग रहे और कल मुझे छुड़वा दी, मुझे 3 तलाक दिलवा दी। नाजिया को 3 तलाक देने से पहले उस पर ऐसे जुल्म ढाए गए जिसकी कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। जब भी मेरे बच्चे हुए हैं ना, तभी मुझे मार मार के मेरा मिसकैरेज करा देते हैं। मेरा शोहर मेरे पेट पर बैठ के मुक्के मारता है। एक लड़की हुई थी उसे भी पेट में ही मार दी थी, मेरे पेट में ही मार दी थी, फिर वो बाद में हुई थी पैदा। और उसका खर्चा भी जो लगा था मेरे माँ बाप ने उठाया था सारा। ये दर्द सिर्फ नाजिया का नहीं है, 3 तलाक की खौफनाक सजा नाती पोते वाली खुर्शीदा भी झेल रही हैं। सहारनपुर की रहने वाली खुर्शीदा की शादी को 35 साल गुजर गए। चंद रुपयों की खातिर खुर्शीदा के पति ने उसे 50 साल की उम्र में तलाक देकर घर से निकाल दिया। आज खुर्शीदा अपनी हालत पर आंसू बहा रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। जमीनी हकीकत जानने के लिए जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पहुंचे हैं तो हमें मिली हैं खुर्शीदा। इनकी उम्र तकरीबन 50 साल से भी कुछ ज़्यादा हो रही है और इनके निकाह हुए भी कई दशक हो चुके हैं। लेकिन एक कहानी है जो खुर्शीदा खुद आपको सुनाएंगी। क्या हुआ था खुर्शीदा? जी, मार पिटाई करते थे। 35 साल हो गए थे मुझे शादी हुई, जब से मेरी ये ऐसा ही करते थे। जब मैं चाहती थी कि जितनी उम्र मेरी इतनी गुजर गई तो कि इतनी और भी ही गुजरनी चाहिए ससुराल में ही। उसके बाद उनके दिमाग में कोई नहीं बैठी, भाई साथ लग रहे थे कि घर वाले को आगे कर रखे थे कि मार पिटाई कर रहे थे और घर से बाहर निकाल देते मुझे। फिर तो 1 महीने में कह दिया कि मैंने 1 तलाक दे चुकी है। दूसरा महीने कह दिया कि मैंने अपने ये भी तलाक दे दी है और अपनी जान बचाने के लिए कि उन्होंने अपना नोटिस भी घेरा है कि मैंने तलाक नहीं दी है। उसमें फिर कहता है कि इद्दत कर ले, मैंने तलाक दे दी। सहारनपुर में 3 तलाक से महज नाजिया और खुर्शीदा की जिंदगी ही तबाह नहीं हुई, ये राबिया है। राबिया पेशे से डॉक्टर है। साल 2016 में राबिया की शादी हरिद्वार में हुई, लेकिन उसके शौहर ने भी उसे 3 तलाक देकर किनारा कर लिया। अपने हक की लड़ाई नाजिया पिछले 3 सालों से लड़ रही है, लेकिन दारुल उलूम की तरफ से आए फतवे ने उसकी उम्मीदों पर हमेशा हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया। देख लीजिए, ये देवबंद दारुल उलूम की तरफ से राबिया को भेजे गए उसी फतवे की कॉपी है जिसमें दारुल उलूम ने 3 तलाक को जायज ठहराया है। और ये फतवा किस तारीख का है? ये फतवा है फरवरी का होगा, 17 फरवरी। अच्छा, फतवा भी 2017 का है। हाँ, अभी से रिन्यूअल भी कराया है 2019 में, दोबारा जाके हमने पूछा है तो उन्होंने 2019 में भी उन्होंने फतवे को कहा कि यही सही है जी, 3 तलाक हो चुका है, वापस जाना है तो हलाला करना होगा जी। जबकि मैंने उनको यही बोला है कि अदर कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरबिया है, सब में बैन है, पाकिस्तान में बैन है, तो यहाँ पे भी ऐसे तो नहीं। मैं नहीं मानती थी इस 3 तलाक को। ये तो था कि उनकी फैमिली में सब ये कहते थे कि हम रात को हलाला, मतलब आज ही इसका हलाला करा देंगे। एक दिन उन्होंने ये बोला था कि हम आज इसका हलाला करा देंगे। तो उस दिन मैं यहाँ अपने घर आ गई थी। मैंने बोला घर वालों को मुझे यहाँ से ले जाओ। दारुल उलूम कहता है हो गई। क्या कहता है दारुल उलूम कहते हैं कि हो गई। उन्होंने पता किया, मैंने तो नहीं किया, उन्होंने पता किया, वो कहते हैं हो गई। पर जब मैंने औरों से पता किया और मौलाना से, तो सब ये कहते हैं कि नहीं हुई। राबिया आज जिंदगी के दोराहे पर खड़ी है। पुलिस और प्रशासन से उसे न्याय की उम्मीद है, लेकिन मजहबी कायदे कानून के आगे पुलिस तक के हाथ बंधे हैं।
राबिया के केस की सच्चाई जानने के लिए हम सहारनपुर के उस महिला थाने भी पहुंचे जहां राबिया ने इंसाफ की गुहार लगाई है। राबिया ने ये एप्लीकेशन दी थी कि उसकी राव मुनीर के साथ शादी हुई थी 30/1/2016 में। शादी के बाद वो कुछ दिन ठीक ठाक रहे, फिर आपस में उन दोनों में विवाद बढ़ा और पति ने उसे तलाक दे दिया। 3 तलाक दे दिया। तलाक के बाद भी वो कुछ दिन साथ रहे। उसके बाद परिवार वालों ने उन पे ये दबाव डाला कि क्योंकि तुम्हें तलाक हो गया है अब तुम लोग साथ नहीं रह सकते हो। एक उनके यहाँ प्रथा होती है हलाला की रस्म से तुम्हें गुजरना होगा, उसके बाद तुम दोनों एक साथ रह पाओगे। और राबिया ने ये कहा कि मैं ये शर्त मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए हम अलग अलग हो गए। 3 तलाक को लेकर देवबंद में दारुल उलूम का क्या नजरिया है, इसे भी हमने जानने की कोशिश की। हमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शरीयत का कानून नहीं बदल सकता। दारुल उलूम ने दावा किया कि शरीयत के मुताबिक 3 तलाक जायज है। उधर कानून की नजर में 3 तलाक पर जारी किया गया किसी भी तरह का फतवा गैर कानूनी है, फिर चाहे वो किसी भी मौलवी का हो या फिर इस्लामिक संस्था का। तो राबिया राव के केस में हमने देखा कि फतवा इशू हुआ है जिसमें ये कहा गया कि ट्रिपल तलाक जो है वो सही है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा? देखिए बड़ा स्पष्ट चीज़ है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वो अपना उसका प्रियम्बल है, उसमें तमाम चीज़ें हैं और इंडिया इज़ गवर्न बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन पार्लियामेंट जो लॉज पास करेंगे या स्टेट सब्जेक्ट्स में स्टेट लॉज पास करेंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करते हैं, जो पुलिस एज इंस्टीट्यूशन। एंड वी आर गवर्न बाय लॉस, एब्सोल्युटली लॉस। किसी का फतवा या किसी का कोई पंचायत कोई कर ले या कोई पंचायत में आदेश दे दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 तलाक पर जिस कड़े कानून की पैरवी प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, उसी कानून के वजूद में आने की ख्वाहिश नाजिया, राबिया और खुशीदा जैसी मुस्लिम महिलाएं रखती हैं, ताकि